नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं, कार्बनिक रसायन के बारे में। तो हम देखेंगे दोस्तों कार्बनिक रसायन में क्या होता है और इसका नाम कार्बनिक रसायन ही क्यों पड़ा, कोई और नाम ही क्यों पड़ा। क्या दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होते हैं? क्या हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड कार्बन के बने होते हैं? या कोई और एलिमेंट का नाम मैंने क्यों नहीं लिखा? या जो हमारे वैज्ञानिक थे पहले तो उन्होंने कार्बनिक रसायन ही नाम क्यों डाला? तो ये दोस्तों हम देखेंगे। तो जो हमारा दोस्तों कार्बन है, ये और एलिमेंट जैसे और भी हमारे एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट की अपेक्षा ये ज़्यादा ही प्रबल होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारे ज़्यादातर केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादातर कार्बन के ही बने होते हैं। आप कोई भी फार्मूला ले लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको फार्मूले उसमें कार्बन ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगा, आपको कार्बन ज़रूर दिखाई देगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ इस कार्बन के बारे में। तो देखेंगे पहला नंबर है, इसको सेल्फ कैटिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेल्फ कैटिनेशन। सेल्फ कैटिनेशन दोस्तों, अब इसमें पहला नंबर क्या आता है? ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो दोस्तों अब यहां से आप समझ रहे होंगे, ओपन का मतलब है खुला हुआ, जो हमारी चैन जंजीर। ठीक है, तो अभी हम कार्बन की एक श्रृंखला बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी खुली होगी एकदम खुली, तो उसको हम बोलते हैं ओपन चैन कंपाउंड्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विभ्रत श्रृंखला यौगिक। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों कार्बन, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। तो ये हमारी जो चैन है, ये हमारी जो चैन है वो ओपन चैन है। अब यहीं पे मान लो कि इसके हम हाइड्रोजन की कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? बराबर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, और परमाणु भार क्या होता है? 12। लेकिन परमाणु भार की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हमें परमाणु क्रमांक लिखना है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 2,4। तो इसकी बैलेंसी क्या हो गई? 4 हो गई। अब यहाँ पर बैलेंसी हम इसकी पूरी करेंगे। मान लो एक ये लगा दे, एक ये लगा दिया, तो 1 2 3 और 4। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब यहीं पर दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा दें इसके साथ, अगर मान लो इसके मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ये हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। क्या है दोस्तों? इसको हम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। अब आगे देखेंगे दूसरा नंबर जो मेरा है क्या है? क्लोज चैन कंपाउंड्स। क्लोज चैन कंपाउंड्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्लोज का मतलब होता है बंद। अब जैसे आपने बेंजीन का हम सुना है, बेंजीन का, तो बेंजीन बना लेते हैं हम। बेंजीन को हम ऐसा बनाते हैं, ऐसे करके ये बेंजीन बनाते हैं। इसके क्या लगे होते हैं? ये कार्बन लगे होते हैं, हर एक कोने पे कार्बन लगे होते हैं। अब ये जो हमारी चैन होती है वो हमारी क्लोज चैन होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर बंद है, बिल्कुल क्या है यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल जो हमारी चैन है वो बिल्कुल ही श्रृंखला जो है संवृत श्रृंखला यौगिक, मतलब क्लोज चैन कंपाउंड्स। तो बिल्कुल क्या है? ये बंद है। वो क्या थी? हमारी ओपन थी, तो इसको ओपन से डिनोट किया गया है, ओपन से हम इसका नाम रख सकते हैं। और ये क्लोज है मतलब बंद है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? क्लोज चैन कंपाउंड्स कह सकते हैं। अब इसी के आगे एक एक हाइड्रोजन लगा देते हैं हम, जैसे ऐसे करके, तो क्या हो जाता है? ये हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों,
ये तो हमारा हो गया सेल्फ कैटिनेशन। अब आके देखते हैं, अब देखेंगे दोस्तों आगे जो बर्जीलियस, एक हमारे वैज्ञानिक थे बर्जीलियस नाम के, तो उन्होंने 18वीं शताब्दी में बताया था कि जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने के सारे कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड्स हमारे नेचुरल होते हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होते हैं, जो हमारे आसपास में है, जो हमें दिख रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी प्राकृतिक हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखें 18वीं शताब्दी में किसने, बर्जीलियस ने। ठीक है दोस्तों, कि 18वीं शताब्दी में कि जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन में जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल हैं। अब जैसे यहीं पर देख लेते हैं CH3COOH, ये हमारा किसका फार्मूला होता है, सिरके का। वैसे तो इसका नाम एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब इसकी अगर बात की जाए तो ये कैसा है। अब मैंने आपको एक बार और पढ़ाया था अम्ल और क्षार में कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसे कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कहते हैं जो लैब मेड होते हैं, और वीक एसिड उसे कहते हैं जो हमारे नेचुरल एसिड होते हैं, नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। तो एसिडिक क्या है, गन्ने के रस को सड़ा के हम जब सिरका बनाते हैं तो वो क्या, गन्ना क्या है, गन्ना प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो इससे ये क्या, सिरका क्या हो गया, ये नेचुरल है। अब यहीं से एक क्वेश्चन हमारा और बनता है, अगर ये कह दिया जाए कि CH3COOH कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एक वीक एसिड है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक है, वीक एसिड। बताया था ना, क्लास ली थी पहले अम्ल और क्षार की, एसिड और बेस की, तो मैंने उसमें बताया था कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वीक एसिड के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्कशन में जाइए। ठीक है दोस्तों, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब जैसे मान लो लैब मेड की बात कही जाए तो यहीं पर हम आपको एक बात और बता दें यहाँ पर कि मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कही जाए तो मेरा वीक एसिड होगा क्योंकि ये प्राकृतिक है। अब लैब मेड क्या होता है, जैसे HCl, H2SO4, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। प्रबल अम्ल, और ये क्या था, दुर्बल अम्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारी एसिडिक की बात हो गई, एसिटिक एसिड की। अब अगर मान लो फार्मिक अम्ल की बात कही जाए यहाँ पे HCOOH, अगर इसकी बात बोली जाए तो फार्मिक एसिड जानते हैं आप क्या होता है। फार्मिक एसिड वो होता है जो हमारा जैसे मधुमक्खी है, चींटी है, बर्रैया जिसका नाम सुना होगा आपने, तो बर्रैया, मधुमक्खी ये जो काट लेती है मुझे, तो ये काटने के बाद हमारे अंदर क्या छोड़ जाते हैं, हमारे अंदर ये एकदम फार्मिक एसिड छोड़ जाती हैं जिसको हम फार्मिक अम्ल बोलते हैं। तो हमारी बर्रैया है, मधुमक्खी है, चींटी है, क्या ये इंसान ने बनाई है, नेचुरल चीज़ है, ईश्वर ने बनाई है। तो इसको हम कैसा एसिड बोल सकते हैं, एकदम वीक एसिड बोल सकते हैं, दुर्बल अम्ल। ओके, फ्रीड्रिच, एक हमारे वैज्ञानिक थे फ्रीड्रिच वॉहलर, उन्होंने 1826 ईस्वी में सबसे पहले लैब में एक प्रोडक्ट तैयार किया था, उसका नाम था यूरिया। फ्रीड्रिच वॉहलर ने 1826 ईस्वी में फर्स्ट टाइम लैब में प्रोडक्ट तैयार किया था, वो उसका नाम था यूरिया। इसका फार्मूला होता है NH2CONH2। ओके, आगे देखते हैं। ये NH2CONH2 सबसे पहले फ्रीड्रिच वॉहलर ने लैब में बनाया था, लेकिन ये हमारा जो यूरिया है वो प्राकृतिक है, इन्होंने लैब में बनाया था, फिर भी ये इसको हम प्राकृतिक कह सकते हैं। ठीक है, इसको प्राकृतिक बोलेंगे, NH2CONH2 यूरिया है ये। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, कोल्बे। तो कोल्बे ने क्या बताया, एसिटिक अम्ल CH3COOH लैब में जो बनाया था वो दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या था,
ये था CH3COOH, जिसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, सिरका भी बताया था मैंने ऊपर। तो इन्होंने ये सिरका बनाया था लैब में। ये भी कैसा है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। अब यहीं पे अगर मान लिया जाए कि अब मान लो किम्बन की बात की जाए तो किडवन जानते हो? किडवन क्या होता है? ये सड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है उसको हम किडवन कहते हैं। ये हम दही खाते हैं, दही, तो एक तरीका की किडवन है, दूध का ये किडवन है, दूध सड़ा हुआ है एक तरीके से। अगर देखा जाए, आपने मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप देखा? माइक्रोस्कोप, उसमें अगर लगाइए तो उसमें देखेंगे सूक्ष्मदर्शी इसको बोलते हैं, तो छोटे छोटे बड़े बड़े कीड़े रेंगते हुए दिखाई देंगे। इतने छोटे उसमें कीड़े होते हैं जो कि हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। तो कंपाउंड्स केमिस्ट्री में इनको अगर हम मान लो कि सड़ी हुई चीज़ें, बेकार चीज़ें, ये रासायनिक विज्ञान नहीं मानता, ये केमिस्ट्री नहीं मानती है कि क्या सड़ी चीज़ है, क्या सड़ी चीज़ है और क्या बेकार है। ये रसायन विज्ञान नहीं मानता है, रसायन नहीं मानता है। अब जैसे मान लो कि मार्स गैस होती है जिसको हम CH4 मेथेन बोलते हैं। तो मेथेन क्या होती है? जैसे गोबर, ये हम अपने गांव में गोबर डालते हैं तो वो सड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है? मार्स गैस बनती है, CH4 मेथेन गैस बनती है। तो अपने तो जैसे कोई बाहर का सिटी का आता है तो उसके पास नहीं जाता, तो वो कहता है गंदगी है। लेकिन रसायन विज्ञान कहता है, केमिस्ट्री कहती है कि वो मार्स गैस है, कि वो मेथेन है, उसके कई फ़ायदे हैं। वो खेतों में डाली जाती है तो हमारी फसल अच्छी होती है। ओके दोस्तों।